अस्सलामुअलैकुम, तब्दीली का सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, भारत में आज फिर कश्मीरी होना जुर्म ठहरा। आज भी भारत की सड़कों पर आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने कश्मीरियों को खुलेआम बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीरी थे। वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते थे जहां काबिज भारत ने लोगों के सांस लेने तक पर पाबंदी लगा रखी है। और जरा देखिए हिंदू इंतहा पसंद किस तरह इन कश्मीरियों को मार रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद से भारत भर में पढ़ने के लिए आए कश्मीरी जवानों पर इंतहा पसंदों का तशद्दुद मामूल बन गया है और ये खाने में तब्दील कर रखा है। जज्बा आजादी और पाकिस्तान से मोहब्बत खत्म नहीं कर पा रहा है और इन वाकयात में इजाफे की एक और वजह इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला शख्स यानी नरेंद्र मोदी का भारत का वजीर आजम बनना भी है। मोदी सरकार के 5 साल में गाय का गोश्त खाने के नाम से लेकर और दूसरे बहाने बनाकर मुसलमानों, निचली जात के हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों समेत तमाम अक़लियतों के लोगों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है और मोदी सरकार ने इंतहा पसंद हिंदुओं के इन इक़दामात पर चुप साध रखी है, क्योंकि इन इंतहा पसंदों को मोदी सरकार का आशीर्वाद मिला हुआ है। आज जो कुछ हो रहा है इस पर भारत से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने इसे गद्दारी करार दिया और लिखा कि यह मुश्तइल हुजूम हम हैं। कश्मीरियों को मारने पर हमें शर्म आनी चाहिए। इसी तरह साबिक कठपुतली वजीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट में लिखा कि भारत का कश्मीर को अटूट अंग कहने का दावा हवा में उड़ रहा है और इसकी वजह ऐसी वीडियोस का बार बार सामने आना है जिसमें कश्मीरियों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और ये कश्मीर में भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह एक ये भी है कि भारत में कश्मीरियों को भारतीय माना ही नहीं जाता। इंतहा पसंद हिंदू हो या भारतीय सहाफ़ी, वो भी इन कश्मीरियों को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं, जिन्होंने दिल्ली सरकार के हाथों में हाथ डालकर कश्मीरियों के खून में अपने हाथ रंगे हैं। जी हां, साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला को भी ऐसे ही सवाल का सामना हुआ। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत शुक्रिया रफत आज वक्त निकालने का। इसी तरह लाहौर से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर अनवर हाशमी का भी बहुत शुक्रिया। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। तारिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफत, आज हालात कश्मीर में उस नहज पर आ गए कि वो लोग जिन्हें दुनिया कठपुतली वजीर आला कश्मीर कहा करती थी, जिनकी एफिलिएशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ रही, आज उनको अपने आप को भारतीय साबित करना पड़ रहा है। एक सवालिया निशान है और ये तो बहुत पहले तय हो गया था कि जनाब जो पाकिस्तान में इस वक्त शामिल नहीं है और जो वो मुसलमान बाद में आखिर में जाके उनको अपने आप को भारतीय साबित करना पड़ेगा। भारत सरकार उनके लिए तो बड़ी आजमाइश है। ये क्या सिलसिला है इस वक्त? इमरान, देखें, सेकुलरिज्म और आप ये कहते थे कि वो और इसके अलावा भारत जमहूरियत के हवाले से सबसे बड़ी जमहूरियत, उसकी कलई अब बिल्कुल खुल गई है। और आपने देख ही लिया कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत दिनों से ये सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही थी और हालात के मुताबिक है, तो मेरे ख्याल में अब समझ में आ जाना चाहिए, दुनिया की समझ में आ गया है। और मेरे ख्याल में जो ये हालिया दिनों में भारत और पाकिस्तान की कशीदगी हुई थी, इसने ये चीज़ तो बिल्कुल अयां कर दी कि वहाँ क्या जुल्म सितम हो रहा है। वो उनको हिंदुस्तानी भी नहीं मानते, उन्हें ताने दिए जाते हैं पाकिस्तानी होने के, और वो उन्हें अपनी जिसे कह सकते हैं कि भारत से लगाव जाहिर करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो दो चीजें। एक तो वो पार्ट कश्मीरियों का जो हुर्रियत पसंद है, जो जिद्दोजहद लेकर चल रहे हैं, वो तो अलग है। फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, ये वो लोग हैं जो कि भारतीय हुकूमत के जेर तसल्लुत है, उनके जेर असर है। आज उनकी आवाज, उनके ऊपर सवाल ये निशान उठ रहा है। यही तो कह रहा हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। मेरे इस वाले हालिया तनाज़े के नतीजे में उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। कल तक जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज वो मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं और बहुत खुल के डिबेट हो रही है। वही टीवी चैनल्स हैं भारतीय, वही दानिश्वर हैं, वही सहाफी हैं जो अब सवाल उठा रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं। सवाल बार बार एक ही सवाल हो रहा है उनसे, चाहे वो कश्मीर के हवाले से भी और जो भी मुतदिल लोग वहां पर हैं,
जैसे आपने बरखा दत्त की ट्वीट की बात की, तो ऐसे लोग अपनी जो राय है उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि कश्मीर की जो कुछ हो रहा है इसको कोई नहीं रोक सकेगा। और मेरे ख्याल में वहां के नौजवानों को जिस तरफ धकेला जा रहा है, जिस तरह उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, आने वाले दिन में देखिएगा कि किस तरीके से वहां पे वो ये मूवमेंट शुरू होती है और अब भारत तकसीम होगा। मैं यही समझता हूं कि भारत में अब तकसीम हो गई है और अगर इस इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि जो कुछ वहां भारत में होगा, जो तोड़फोड़ होगी सियासी तौर से, वो दुनिया देखेगी। अच्छा, अनवर हाशमी साहब, कश्मीर की जो आग है पूरे भारत में फैलेगी। कश्मीर की आग जो सोच है वो पूरे भारत में जाएगी और जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक है, तहरीक कश्मीर की आजादी की, अब किस नहज पर आ गई है और आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, कोई ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, अब वो कई दहाइयों तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है, दुनिया के साथ जो है वो दहशतगर्दी के अंदाज में जो है वो अपना रवैया अपनाती है। भारत एक बड़ी मार्केट होने की आड़ में जो है अपना सब कुछ छुपाए रखे थी, लेकिन जब ये मीडिया के ज़रिए दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है तो आप देखें कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मशरिक़ वस्ता में तमाम शहरी तंजीमें, ह्यूमन राइट्स तंजीमें और समाजी तंजीमें जो है वो अपनी अपनी हुकूमतों को इस कश्मीर के इशू पे और भारत के अंदर मुसलमानों पे तशद्दुद के हवाले से जो है वो झंझोड़ रही है। वो जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि आपको जितने फंड्स जो है वो डोनेट किए जाते हैं या आप जितने वो अलम बरदार हैं, ये सारी चीज़ें लिंक कर गए हैं। उसकी एक मिसाल आज की ले लें कि जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो तीसरा कैपिटल है उसके वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान आए तो वो भी खुलम खुला जो है इस तनाज़े को हल करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर के हवाले से तो बात बहुत आगे चली गई है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो है वो चेहरा एक्सपोज होना शुरू हो गया है। इसी के साथ आप देख लेंगे उनके तो दिफा के अंदर करप्शन की स्टोरियां इस हद तक आ गई हैं कि आप जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो राहुल गांधी वो कहने सबूत हासिल कर लिए गए हैं कि मोदी पे तो अब मुकदमा बनने वाला है। तो ये सारी तरफ से जो चेहरे बेनिकाब हो रहे हैं ये इस वजह से हो रहे हैं कि दुनिया को मीडिया के जरिए शऊर हुआ है। दो चीजें हुई है ना, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज उसने अपनी बड़ी ताकत होने की वजह से दुनिया में कायम रखा था, वो अमन का जो है चेहरा पाकिस्तान का सामने आ गया है और उसके बरक्स जो है वो उलट हो गया भारत में। आज की मिसाल आपने कश्मीरियों के साथ जो हुआ है वो आपने देख ली है, एक लंबी कहानी है क्योंकि आप जितने भी बैनुल-अक़वामी फोरम है वो बता रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में कश्मीर का हल करना पड़ेगा, वरना उसकी आड़ में भारत के अंदर जो है करोड़ों मुसलमान जो है वो जो जनूनी हिंदू है उनकी जद से नहीं बच पाएंगे। तो उस चक्कर में पूरा यूरोप चाहता है कि ये कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जो फ्लैश पॉइंट है अब इसको हल होना चाहिए। साहब, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये वो लोग जो कि हमेशा से भारतीय सरकार के हमनवा रहे, जो कि कश्मीर में जो है इनकी सोच अलग रही, आज इन लोगों को करना पड़ रही है, इनकी सवालिया निशान है, इनके खुद भारत में यह सोच इस वक्त परवान चढ़ गई। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वहां पे क्या जुल्म सितम होगा, वहां पे क्या कर रहे होंगे ये। देखिए इमरान, भारत में जब तक रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या सोशल प्लेटफॉर्म हो, तब तक इस तरह की आवाज़ें इनफरादी तौर पर तो उठती रहेंगी, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है नहीं बनेगा। हम जब कश्मीरियों की बात करते हैं, कश्मीरी मुसलमानों की बात करते हैं, तो एक लम्हे के लिए हम उनको साइड पर रखते हैं। हम देखें कि बाकी कम्युनिटीज जो हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ जो वहाँ की रूलिंग एलीट है वो क्या सलूक करती है। आपको याद होगा कि जब 1984 में इंदिरा गांधी को कत्ल किया उनके 2 सिख मुहाफिजों ने, तो उसके बाद जो फसादात हुए थे, बल्कि फसादात नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो कार्नेज हुई थी, जो जिस तरह कत्लेआम हुआ सिखों का, 10-20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों हजारों की तादाद में 4 दिन बल्कि 1 हफ्ता दिल्ली में कत्लेआम होता रहा और पुलिस जो थी और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो खामोश तमाशे बनी रही। वहाँ पारसियों के साथ जो वाकयात हुए हैं, वहाँ जो क्रिश्चियन चर्चों के साथ वाकयात हुए हैं, फिर खुद जो हिंदू रूलिंग एलीट है, ब्राह्मण रूलिंग एलीट है, वो जो अपने ही हिंदुओं के जो दीगर लो कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, खासतौर पर दलित हैं,
उनके साथ जो सलूक करते हैं। आए रोज वाकयात होते हैं कि दलित लड़की ने शादी की तो उसको पकड़ के मार दिया, ठीक, दलित लड़का या लड़की जो उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुन ली, मंदिर के करीब से गुजर गया तो उनको पकड़ के मार दिया। तो ये वो सलूक है जो वहां की रूलिंग एलीट जो है वो सारी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ कर रही है। जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, फारूक अब्दुल्ला की आवाज आएगी, एक फर्दवाद की आवाज है, बरखदात ने आवाज उठाई, कल को कोई और आवाज आ जाएगी। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो है दिल्ली, इस वक्त चूंकि इंतखाबात हैं और इंतखाबात में बड़ा फैक्टर है, मुसलमानों के वोट भी हैं, सिखों के वोट भी हैं, क्रिश्चियंस के वोट हैं और दलितों के वोट हैं। अगर ये सारी कम्युनिटीज जो हैं किसी तरीके से किसी एक फैसला करके किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे तो यकीनी तौर पर जो मोदी का जवाल है वो तेज हो जाएगा। वरना मैं समझता हूं कि इलेक्शन के हवाले से अब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि मोदी से फायदा उठाए और ये एक तासर देने में कामयाब रहे कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिनके राब्ते बैरून मुल्कों से है। वो हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि जी कश्मीरी के राब्ते पाकिस्तान से हैं, फलां के राब्ते फलां से हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट होगा इस लिहाज से कि क्या वो जुल्म और सितम का शिकार कम्युनिटीज मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और पारसी इकट्ठे होते हैं या अपने वोट की कीमत पहचानते हैं या फिर एक मरतबा गलती करते हैं। और ये तारीखी गलती जो है हिंदुस्तान में रहने वाली कम्युनिटीज हमेशा करती हैं और वो वोट जो है जब देते हैं तो फिर वो गलत तरीके से वोट देते हैं, उसका नतीजा उनको अगले साल भुगतना पड़ता है। नाम निहाद समनिहाद सेक्युलर स्टेट हिंदुस्तान, भारत, इसके अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज जो कि कश्मीर समेत हम देख रहे हैं कि जितनी भी इकाइयां हैं वो सब उनके ऊपर अरसा हयात जो है वो तंग है और उनके लिए जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने भी कहा कि एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा कि 2019 के जो इंतखाबात है, इलेक्शन है, अगर वहां पे ऐसे इत्तेहाद माइनॉरिटीज के बनते हैं तो एक टफ टाइम दे सकती हैं और अपने लिए जो जमीन उनके ऊपर तंग की जा रही है उसमें एक रिलीफ उनको मिल सकता है और यकीनी तौर से ऐसा वहां पर होना चाहिए। नाज़रीन, अब है वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर बात होगी वजीर खजाना असद उमर और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान लफ्जी जंग की। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर की जिसमें बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की दाखिली और खारजा पॉलिसी पर खुलकर तनकीद की और तजावीज़ भी दी, जिसका जवाब पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंग्रेजी में ही तकरीर करके दिया। लेकिन फिर जब बारी वजीर खजाना असद उमर की आई तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलावल जरदारी कहकर मुखातिब किया। बिलावल जरदारी साहब, जरदारी कबीला बड़ा गयूर कबीला है जी सिंध के अंदर। पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है, वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं। वजीर खजाना असद उमर के इन रिमार्क्स पर सोशल मीडिया पर खूब तनकीद हो रही है और इसका जवाब खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट पे दिया और लिखा कि वजीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया जबकि वजीर खारजा ने मेरी तकरीर से इत्तेफाक किया। इसका मतलब है कि काबीना ही एक पेज पर नहीं है और असद उमर ने मेरी अंग्रेजी को इशू बनाया, हत्ता कि वजीर खारजा ने भी तकरीर अंग्रेजी में ही की थी। बिलावल ने लिखा कि जनरल उमर के बच्चों को मुझे गैरत का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। साथ ही बिलावल ने एक हुकूमती नोटिफिकेशन भी शेयर किया जिसमें लिखा था कि जनरल जो नोटिफिकेशन था उसके हवाले से इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि हुकूमती अफसरान को पाबंद किया गया है कि वो अपनी लिखत पढ़त में वजीर आजम का नाम इमरान उल्लाह खान नियाजी नहीं लिखेंगे बल्कि वो सिर्फ इमरान खान लिखेंगे। यह नोटिफिकेशन शेयर करना काफी कुछ कह देता है। इसके साथ ही दौरान तकरीर बिलावल ने इमरान खान का नाम नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने वाली जो बात थी उस पर भी हुकूमती करारदाद पर कुछ यूं तबसरा किया। And then we have the Nobel Peace Prize. I don't know, Mr. Speaker. Perhaps we just want to be embarrassed. When this resolution, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब की एक खुद वजाहत आती while if this resolution जी was defeated,
It would have been an international embarrassment that at a time like this, the National Assembly had voted down the resolution. And if it had passed, if this House truly believed that Mr. Khan was worthy of the Nobel Peace Prize, at a time where there is threat of nuclear war, planes are falling from the sky, your soldiers are being martyred on the border, then we would have been nothing less than an international joke. Therefore, I'd like to appreciate Mr. Speaker. जी तारिक चौधरी साहब, अल्लाह अल्लाह करके हालात बेहतर हुए थे। पूरी कौम जो है और पूरी हुकूमत, अस्करी क़यादत, हुकूमत, ऑपोजिशन एक ही सिंक में थी। अब असेंबली के इजलास के अंदर दोबारा जातियात के ऊपर हमले और बड़े रकीक हमले, क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब? देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ जो है हुकूमत, चूँकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले, ख़ासतौर पर ऐसे क्रिटिकल मौक़ों पर जब मुल्क पर जंग के साए मंडला रहे हों और जो दुश्मन है वो जारियत की कोशिश कर भी चुका हो। ऐसे वक्तों में इत्तेहाद और जो है यकानगत पैदा की जाती है। आज ही एक फ़ैसला हमारे सामने आया, प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान ने कहा कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है और दीगर इशूज़ हैं, इन पर अपोजिशन को इंगेज किया जाएगा, अपोजिशन से बात की जाएगी और उनको भी ब्रीफ किया जाएगा इन कैमरा। और ये हो सकता है, उन्होंने कहा, हो सकता है कि ये ब्रीफिंग जो ये कमेटी बनेगी, कमेटी के सरबराह या प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे या शाह महमूद को। ऐसे मौके पर जबकि कुछ दिन पहले एक हमारी माइनॉरिटीज़ के बारे में कुछ रिमार्क्स देने पर एक वजीर से इस्तीफ़ा लिया जा चुका है और एक वजीर साहब ने कुछ रिमार्क्स कहे, उसके बारे में भी इत्तलात आ रही हैं कि उनको भी कहा गया है कि वो एहतियात किया करें। ऐसे मौके पर मुझे ये बात मेरी समझ से बाहर है कि असद उमर साहब ने ये जो अचानक अनप्रोवोक्ड उन पर अटैक किया उनकी तकरीर पर, वो कुछ समझ नहीं आया। ऐसी कोशिशें मुतासर होंगी। देखिए, मुझे नहीं समझ आई कि अंग्रेजी में बात करना कौन सा काबिल एतराज़ बात है। अगर बिलावल साहब ने अंग्रेजी में तकरीर की है, हाँ, उनके कंटेंट पे एतराज़ किया जा सकता था और ये असद उमर साहब का हक था कि वो कंटेंट पर जवाब देते। अगर उनकी चीज़ तकरीर में कोई काबिल एतराज़ बात थी, कोई कंट्रोवर्शियल बात थी, कोई हक़ाइक़ को मसक किया गया था, उसका जवाब देना चाहिए था उनको। आपने खुद कहा कि यही फ़र्क है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन शाह महमूद कुरैशी, उनकी तकरीर में जवाब दिया गया बिलावल भुट्टो के उठाए गए नुकात का, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की जिससे सूरत खराब हो। जब असद उमर साहब, जो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनका बड़ा तजर्बा है और बड़े वो अच्छे मैशदान हैं, वो बजाय इसके कि वो ज़िमनी बजट पर बहस करते, उसके कुछ खदोखाल बयान करते, कुछ वजाहतें करते, वो किसी और तरफ चल पड़े। अब ऐसे बयान से जाहिर है वो फिजा जो बड़ी मुश्किल से हासिल होती है इकट्ठे होने की, वो ख़राब होती है। PTI जो है वो खुद कहती है अपने, जब इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में खूबियाँ बयान की जाती है तो कहते हैं कि वो अंग्रेज़ी में तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, बगैर नोट से करते हैं। तो अगर इमरान खान साहब अच्छी तकरीर करना, अंग्रेजी में तकरीर करना एक खूबी है, तो बिलावल भुट्टो की जानिब से अंग्रेजी में तकरीर करना खामी कैसे हो गई? ये बात मुझे अब तक समझ नहीं आई कि अंग्रेजी में बोलना जो है क्यों एक फसाद का, एक झगड़े का और एक कंट्रोवर्सी का बायस बन गया। खामा की चीज जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। रफत सईद, क्यों ये बहस इस वक्त छिड़ी कि बिलावल भुट्टो जो है वो अपने आप को बिलावल जरदारी क्यों नहीं कहलवाते और दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो अपने आप को नियाजी क्यों नहीं लिखवाते और बाकायदा नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ? क्या है इसके पीछे? देखिए, इमरान ये एक माइंडसेट है। आप देख लें कि बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों में और बार बार लोगों के कहने के बावजूद उनमें मैच्योरिटी नहीं आ रही है। मैच्योर सियासतदान वाला बिहेव वो नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के वालिदैन को हदफ तनकीद बनाना, फिर उन्होंने एक बात जब कर दी जरदारी कबीला, असल में तो वो आसिफ अली जरदारी जो उनके साथ ही बैठे हुए थे उनको टारगेट कर रहे थे। और लेकिन फिर जवाब में बिलावल ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में मखमल में लिपेट कर मारा है। बात यह है कि जो बात उन्होंने उनके वालिद के हवाले से की है, सकूत ढाका सनाए मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से उनके वालिद का नाम आता है, जनरल उमर का। फिर आप ये देखें उनके दूसरे भाई जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो अपने नाम के आगे उमर नहीं लगाते, अपने वालिद का नाम नहीं लगाते। उस पर उनको नाराज़गी होती है, पता नहीं अंदर से वो इस चीज़ को फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कसूर था। तो मेरे ख्याल में ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर यही कहूँगा, तहजीब के दायरे में एक दूसरे पर तनकीद बहुत अच्छी बात है और अमन दुनिया की पार्लियामेंट में कहीं पे भी आप जाएं तो तहजीब के दायरे में तनकीद भी होती है, हदफ तनकीद भी बनाया जाता है, लेकिन जातियात पर नहीं उतरा जाता। लेकिन अगर सेकंड टियर में अगर बात करें तो चलें, ठीक है, हम बात कर रहे थे फयाज उल हसन चौहान साहब जो है वो साइड लाइन हो गए। असद उमर साहब जो है वो तो एक बहुत ही बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल करीब हैं और दूसरा ये कि बहुत ही सीनियर उनका पार्टी में भी ओहदा है, पोजीशन
पोजीशन है, वहां से इस तरीके की बात होना यकीनी तौर से कोई अच्छे नेक शुगुन नहीं है। क्या कहेंगे हाशमी साहब? इमरान, मैं इसमें एक बात बता दूं, आप जिनका जो बात कर असद उमर की बात, वो अच्छे सियासतदान नहीं है। अच्छे वो एक कंपनी को हेड करते थे, जब वो मुलाजिम थे वहां पर वो सब करते थे। सियासत में उनका कोई इतना तजर्बा नहीं है कि वो शाह महमूद कुरैशी के हम पल्ला हो सकें, जो कि शुरू से चले आ रहे हैं। हालांकि गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन आपने देखा कि उनकी कहीं तलखी नहीं होती पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो अपने आप को दिन ब दिन ज्यादा आगे ला रहे हैं। ठीक है जी हाशमी साहब, ये गैर सियासी और ना तजुर्बेकारी जो है ये खुद पॉलिटिकल कल्चर के लिए कोई डैमेज करेगी? देखिए, दो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, एक इमरान खान का नाम और एक ये असद उमर वाले इशू पे हमने जब कल बात की थी तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया था कि में थे जमहूरियत, तमाम अपोजिशन बातों ने उनका साथ दिया था, लेकिन साथ ही इत्तेजाज हसन ने कहा था कि ये जब बुरहान से निकलेंगे तो ये दोबारा हम पे चढ़ाई करेंगे और ये आप देख लेना। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर नवाज शरीफ तनहा रह गए। जब जीटी रोड पे निकले तो कोई इत्तेहादी जमात उनके साथ नहीं थी। ये एक मैसेज है। आप देखें कि इमरान खान, ये जो असद उमर वाली बात है, यकीनन बिलावल भुट्टो ने 2-3 तारीखी हवाले दिए थे जो कल हमने डिस्कस किए थे। एक उन्होंने कहा था कि इमरान खान के अमन मिशन को हम सपोर्ट करते हैं, मगर हम उसे सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहेंगे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया भारत से तल्लुकात के तनाजुर में, तो ये एक उन्होंने एक थोड़ा सा पिंच किया था। असद उमर के बयान तो अपनी जगह, जैसे कि बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का जो आखिरी सेंटेंस था वो बड़ा सख्त था जनरल उमर के हवाले से, तो वो भी ज़ाहिर एक माजी का हवाला है कि जिसका नाम महमूद अरमाश कमीशन रिपोर्ट में हो वो हमें क्या गैरत के लेक्चर देगा। यहाँ तक बात ठीक है। इमरान खान ने फयाजुल हसन की बात को पसंद नहीं किया, फैसल वाडा की बात को पसंद नहीं किया, ठीक है, और 1-2 लीडरों की। लेकिन आज जो उन्होंने ताजरों से खिताब किया है उसमें मैं आपको, इमरान खान ने असद उमर की बात की तायीद की है। उन्होंने कहा है कि कल पार्लियामेंट में तकरीर करने वाले को देखा, उसे शर्म नहीं आती। इसका मतलब है कि ये सोच जो है ये इमरान खान और असद उमर की एक जैसी है, इसलिए मैं इनको फवाद चौधरी और फयाजुल हसन के तराजुर में नहीं देख रहा। तो ये अगर दोनों की नहीं, अगर ये एक सोच है, ये एक सोच है हाशमी साहब, तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है, फिर तो सूरत हाल और संगीन है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि ये सोच दोनों की आज ताज़ा खिताब में वाज़े नज़र आ गई। उन्होंने उनके बयान की तौसीक की है, तो ये वही वाक़या हुआ ना कि अभी कौम बुरहान का शिकार है, जंगी सूरत हाल है, अपोजिशन आपका साथ दे रही है, आप बड़े रिलीफ की बात ना करें, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी इनको आप रिलीफ नहीं देंगे या इनको थोड़ा मफाहमत की तरफ नहीं चलेंगे तो सूरत हाल आपके आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगी। दूसरी मुख्तसर बात, ये इमरान खान का जो असल नाम है वो शनाख्ती कार्ड पे वो है इमरान अहमद खान न्याजी। सबसे पहले जब ये अपोजिशन में थे और आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को तनकीद किया करते थे, तो सबसे पहला जो याद दिलाया था वो आसिफ अली जरदारी ने कहा था, इमरान अहमद खान न्याजी, हम आपको जानते हैं कि क्या होते हैं न्याजी। यानी कि उन्होंने वो तारीखी हवाला दिया था A.K. न्याजी का, उसका नाम था अहमद खान न्याजी, जो कि जिम्मेदार हुए थे हथियार डालने के मशरकी पाकिस्तान में। तो इस तनाजुर में इमरान खान इस नाम को नहीं लाइक करते, तो इसलिए ऑफिशियली कहा गया कि उन्हें आइंदा से इमरान खान लिखा और पढ़ा जाए। ठीक है, चलें, ज़ाहिर है एक बैकग्राउंड इन बातों का, लेकिन इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है कि चीजों को इशू नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इखलाकी जिम्मेदारी जो हुकूमत के ऊपर आती है कि वो पॉलिटिकल कल्चर को जो पनप रहा है बेहतर उसको आगे लेके चलिए। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात होगी नेशनल एक्शन प्लान और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज GHQ में एक अहम बैठक जो है सजी, जिसके बारे में आपको बताते चले कि अस्करी क़यादत ने भी नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद का अज़्म का इजहार कर दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस इजलास में पाक भारत कशीदगी समेत दीगर उमूर पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का ही इस्तेहकाक है। नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान तरक्की और अमन इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, अब कोई भी खतरा हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। रफत सईद, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का ही इस्तेहकाक है। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा पैगाम है ये।
बहुत वाज़े पैगाम है और इससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये पॉलिसी गाइडलाइन है एक लिहाज से। फिर आप ये देखिए कि जो अहम शख्सियत पाकिस्तान का दौरा कर रही है, चाहे उसका ताल्लुक़ अस्करी उससे हो या चाहे सिफारती उससे हो, आप वो आर्मी चीफ से ज़रूर मुलाकात करता है, तो मेरे ख्याल में एश्योरेंस वही देते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी गाइडलाइन एक लिहाज से दी है कि फ़ौज बिल्कुल सिविल हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, जैसा हुकूमत कहेगी वैसा किया जाएगा। और एतमाद है उनका एक, आपने देखा कि हालिया भारत से जो कशीदगी हुई थी उसके बाद तवातुर के साथ दौरे हुए, मुख्तलिफ ममालिक, यूरोपीय ममालिक के सफ़ीर भी उनसे मिले, मतलब हर आदमी उनसे मिलने पर ज़्यादा तरजीह देता है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी गाइडलाइन भी देनी थी, वो गाइडलाइन दे दी है कि फ़ौज कहाँ खड़ी हुई है और बड़े वाज़े तौर से। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में इक़दाम होंगे और मेरे ख्याल में अब काम इस तरीके से करने नियत दिया जाएगा। और जो बैनुल अक़वामी एक प्रेशर था वो इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रहा है। पाकिस्तान पर जो दबाव था वो कम होता चला जा रहा है और एतमाद बढ़ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप देखें तो जिस तरह के बयानात आए हैं, जिस तरह की इंगेजमेंट्स हैं। अनवार हाशमी साहब, ये गैर रियासती अनासिर, नॉन स्टेट एक्टर्स को एक बड़ा वाज़े पैगाम इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से गया है, क्या कहेंगे? तीन मराहल में आप इस सतह तक पहुँचे हैं। 9/11 के बाद आपने जंग लड़ी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, तो आपने मैसेज दिया कि ये हम अपने मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अब उसका तीसरा फेज़ आपने बताया क्लियर करने के बाद कि ये जो ताकत का हक है ये सिर्फ रियासत को है, यानी जो गैर रियासती अनासर हैं, चाहे उसमें कलदम तंजीमें हैं या वो हैं, उनके लिए एक वाज़े पैगाम है। और आखिरी बात जो कि हम 2 दिन से कर रहे हैं कि आपने तो बैनुल-अक़वामी कवानीन और लोकल कवानीन के तहत जो है वो 99% तंजीमों को कलअदम करके बिल्कुल ही जो है वो उनको बेज़रर बना दिया था। इसके बावजूद ये जो अभी आखिरी जमात-उद-दावा का नाम लिया जाता है, ये वाच लिस्ट पे थी, लेकिन इसकी सरगर्मियाँ जो है बैनुल-अक़वामी ऑब्ज़र्वर भी वाच कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद आपने जो है सूबाई हुकूमतों के हवाले उनके दफातर और उनका सारा सेटअप जो है वो महकमा औकाफ के हवाले करके कर दिया ताकि कोई उंगली ना उठा सके। और ये इस चीज़ का वाज़े पैगाम है और अब ये कौमी पॉलिसी है कि गैर रियासती अनासिर की जो रिट है वो कायम नहीं होने दी जाएगी। दुश्मन के ख़िलाफ़ जो भी ताकत इस्तेमाल करनी होगी वो रियासत ही करेगी। तारिक चौधरी साहब, रिट जो है वो रियासत की होगी, इस्तेमाल करनी है, उसका असल मंबा, उसकी असल पावर, उसकी असल कुव्वत और उसका इस्तेहकाक सिर्फ और सिर्फ रियासत को होगा, क्या कहेंगे तारिक साहब? देखिए, ये जो नेशनल प्लान है ये एक नेशनल डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस। और एपीएस के वाक़े के बाद आपको याद होगी, एपीएस के साने के बाद ये नेशनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था। अस्करी और सिविलियन क़यादत ने मिल बैठकर प्राइम हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। कुछ पर अमल हुआ, कुछ पर नहीं हुआ, कुछ पर कम हुआ, ये एक अलग बहस है। अब आर्मी चीफ ने जो आज बात की है, गुज़श्ता चंद दिनों से जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है दुनिया के किसी मजहब माशरे में जो कि आइन के तहत चलता हो, जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, वहाँ किसी प्राइवेट मलेशिया की, किसी लश्कर की, किसी जैश की, किसी को हथियार रखने की इजाज़त नहीं होती, किसी को रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं होती इस तरह से मसला। और कोई जो मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता तो वहाँ फ़िरके की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर या किसी ज़ुबान की बुनियाद पर प्राइवेट लश्कर बनाए जाएँ और वो लश्कर जो है माशरे को डिक्टेट करें। तो आज का ये जो कोर कमांडर का इजलास है, मीटिंग है, आर्मी चीफ का बयान है, ये वेलकम बयान है, इसको वेलकम करना चाहिए और पूरी कौम को इस बयान के साथ खड़ा होकर अपने रिजॉल्व के साथ इस पर अमल दरामद में मदद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है इस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से, एक पॉलिसी स्टेटमेंट इस मुल्क के लिए। नाउ एक चीज और, सऊदी वजीर खारजा जो बिल आखिर लास्ट वीक आ रहे थे और पाक भारत कशीदगी के हवाले से उसको डिफ्यूज करने के, लेकिन फिर ये हुआ कि शायद भारत की तरफ से उनको वो एश्योरेंस नहीं दी गई, उसकी वजह से उन्होंने अपना दौरा भी जो है वो मुलतवी किया या एक्सटेंड किया। आज वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्या पैगाम लेकर आए होंगे? तारिक चौधरी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा। देखें, पैगाम है उनका जो ये दौरा है, अभी तो वो 2 हफ्ते पहले यहाँ आए थे क्राउन प्रिंस के साथ। अब उनका आना जो है ये पुलवामा के वाक़े के बाद जो भारत की तरफ से एक जारियत की कोशिश की गई थी और जिसमें भारत ने मुंह की खाई, उस वाले से जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं। कुछ ज़ाहिरी तौर पर कर रहे हैं और कुछ पोशीदा तौर पर कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसके असरात हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं आज भी और कल भी कि जो कोशिशें हुई हैं उनकी वजह से कशीदगी कमी हुई है। अब जाहिर है जो सऊदी अरब है
चूंकि रिसेंटली दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, वो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। उनके क्राउन प्रिंस जो कि बहुत बाख्तियार हैं, वो दौरा करके गए हैं। तो अब सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और उनके इंडिया में बड़े इंटरेस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये दौरा है वाज़ेह तौर पर सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कैसे कम की जाए। ज़ाहिर ऐसी इतलात हैं कि वो इंडिया भी शायद जाएंगे और इंडियन जो लीडरशिप है मोदी साहब को मैसेज देंगे कि एनफ अब आपको पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। आपको याद होगा जो कि OIC की जो करारदादें आई हैं 2, सऊदी अरब जो है उन करारदादों को मंजूर कराने में और जो OIC का इजलास का माहौल था और वहां जो पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल सऊदी अरब का भी था। तो सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक जो हैं वो मुसलसल कोशिश हैं कि भारत को बताया जाए कि अब असल रास्ता क्या है। असल रास्ता अमन का है, मुज़ाकरात का है और बैठकर बात करने का है। ओके, अनवर हाशमी साहब, बड़ा फोकस जवाब चाहूंगा। इजराइल के हवाले से बड़ा इबाम पाया जा रहा था पिछले दिनों, बड़ी बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान उसको तस्लीम करने जा रहा है, बट आज कैटेगोरिकली कहा गया कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इजराइल जो है वो हमारा अव्वलीन दुश्मन है। जी, प्रैक्टिकली कई जंगों में और कई महाजों पे इसराइल जो है वो भारत का वाज़ेह पार्टनर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पिछले प्रोग्रामों में हमने हवाले दिए हैं, कश्मीर में उनकी प्रेजेंस मौजूद थी, एटमी प्रोग्राम पर हमले के मंसूबे उसके बेनकाब हो चुके थे। इवन कि आप 47 से देखें तो कायद आज़म ने भी अमरीकी सफ़ीर से बात की थी कि अगर यहूदियों को वहाँ बसाना है तो बेहतर है अमेरिका में बसा लिया जाए। वो भी मैसेज था कि हम इसराइल को इस हालत में कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ज़िया-उल-हक के दौर में भी बड़ी कोशिश की गई, ताकतों ने कोशिश की, हर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कोशिश की। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान इक़दाम है कि इसराइल अभी प्रैक्टिकली पाकिस्तान की दुश्मन है, वो साजिशों में शरीक है। तो अच्छा फैसला होगा कि अभी इसराइल की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। अनवर हाशमी, तारिक चौधरी और रफत सईद, आप तीनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है हेडलाइंस का, हेडलाइन ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और फिर हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से। दोबारा मिलते हैं।